बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 312 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने खुद को समझाया वैदान इस मैच के आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, लिहाजा अपने दिल को काबू में रखो। अगर दिल पर काबू रखोगे तो आसाब भी कंट्रोल रहेगा। ये ओवर बहुत सोच समझ कर खेलने हैं। एक एक गेंद को नाप तोल और देखभाल कर खेलो। मंजिल पर पहुंचकर खेल को बिगाड़ नहीं देना। ये बाजी तुमने जीतना है, सिर्फ तुमने। उसी वक्त अल्लाह दीता एक बड़े टब में यख बस्ता पानी भरकर ले आया। उसने मेरे करीब आकर पूछा, वैदान साहब पानी आ गया है, यहाँ रख दो। मैंने अपने कदमों की जानिब इशारा किया। उसने मेरे हुक्म की तामील की और खामोशी से एक जानिब खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत उलझन के मिले जुले तासरात थे। मेरी चीख पर मबनी बुखार ने उसे बुखला कर रख दिया था। बैठ जाओ अल्लाह दीता, मैंने नरमी से कहा। फिर अपने दोनों पाँव ठंडे पानी वाले टब में डाल दिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह दीता बदस्तूर हैरान नजर से मुझे देखते हुए सोफे पर बैठ गया। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, बाहर सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है, गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। और बालाई मंजिल का क्या हाल है? मेरा इशारा जरगल की तरफ था। वहाँ सुकून और खामोशी है, उसने बताया। लगता है आपके साथ आने वाली वो लड़की गहरी नींद में है। मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। मैंने बंद आंखों के पीछे से कहा, अल्लाह दीता मैं चंद लम्हे खामोश रहना चाहता हूँ। तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें अपने चीखने का सबब बताता हूँ। रात के इस पहर मौसम खासा खून को चला था। मैंने ठंडे ठार पानी में पाँव डाले तो मुझे अपने पूरे बदन में हरारत बख्श लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई। ठंडे गर्म पानी का एक अजीब सा तजर्बा है। आजमाइश शर्त है, सख्त तरीन गर्म मौसम में अगर आप गर्म पानी में हाथ पाँव डालें तो अचानक जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। इस तरह जब मौसम सरमा में ठंडे पानी के अंदर हाथ पाँव डालें तो गर्मी का एहसास होता है। दरहकीकत ऐसे तजर्बे के मौके पर हमारे जिस्म में मौजूद मौसम गर्मा में सर्दी और मौसम सरमा में गर्मी बैरूनी हमले के खिलाफ एक अंगड़ाई लेकर बेदार होती है। ये एहसास बहुत ही अनोखा है और तजर्बे के बगैर इसे महसूस नहीं किया जा सकता। हरारत बख्श लहरें चश्मे ज़दन में सफर करके मेरे जिस्म में दिमाग तक जा पहुंची और धीरे धीरे वहां मौजूद गर्मी को चूसने लगी। उसके साथ ही मैंने योगा से इस्तेफादा करते हुए गहरी सांसें लेना भी शुरू कर दी थी। मैं थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। मैंने आंखें खोलकर अल्लाह दीता को देखा और टब के अंदर से दोनों पाँव बाहर निकाल लिए। वो हैरान नजरों से मुझे तके जा रहा था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए गंभीर आवाज में कहा, अल्लाह दीता तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बड़े पाशा साहब का इंतकाल हो गया है। ओह! वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए ज़ेरे लब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद बोला, क्या वहां से कोई फोन आया है? मैंने उसे फरीद पाशा के फोन के बारे में बताने के बाद कहा, कल सुबह हमें सैयदपुर जाना है, तुम गाइड के तौर पर मेरे साथ जाओगे। फरीद ने कहा है तुम मुझे वहां पहुंचाकर वापस आ जाना। फोन की घंटी मैंने भी सुनी, लेकिन मैं समझा शायद सद्दफ बीबी की कॉल हो। अल्लाह दीता ने कहा। फिर पूछा, क्या आपकी साथी भी हमारे हमरा जाएगी? उसके बारे में कल सुबह ही कोई फैसला कर पाएंगे। मैंने कहा, फिलहाल उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। पता नहीं कितने अरसे बाद उसे गहरी नींद सोने का मौका मिला है। अल्लाह दीता ने कहा, ठीक है वैदान साहब आप भी थोड़ा आराम कर लें, मैं तो अब बड़े पाशा साहब के लिए कुछ पढ़ूंगा। कमाल साहब बहुत ही मेहरबान और गरीब परवर इंसान थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, मैं वुजू करने के बाद अपने क्वार्टर में चला जाऊंगा। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो बिला तकल्लुफ बुला ले। उसके बाद वो पानी वाले टब को उठाकर वहां से जाने लगा। मैंने कहा, फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड को बड़े पाशा की मौत के बारे में कुछ ना बताना। कल सुबह मौका महल को देखते हुए इस संदोनाक खबर के बारे में कोई फैसला करेंगे। अल्लाह दीता के जाने के बाद मैं इस सिलसिले में संजीदगी से सोचने लगा कि हम सुबह महज सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे पर एक बड़ी पूरी कोठी को छोड़कर सैयदपुर जा सकते हैं, और वो भी ऐसा गार्ड के जिसकी मुलाजमत को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। मेरे ज़हन ने इस सवाल का जवाब इनकार में दिया तो मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। फोन मेरे नजदीक रखा हुआ था और टेलीफोन इंडेक्स में सैयदपुर का फोन नंबर मौजूद था। मैंने पहली फुर्सत में फरीद पाशा से रब्ता किया। थोड़ी देर बाद मैं उससे हम कलाम था। मैंने उसे अपने जहन में उभरने वाले सवाल के बारे में बताया तो वो जल्दी से बोला, यार मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। ये मसला मेरे ज़हन में भी आया और मैंने इसका बंदोबस्त भी कर दिया है। फिर मुझे वो बंदोबस्त के बारे में बताने लगा। तहसीन नामी कोई शख्स पाशा का असिस्टेंट था। 1 माह पहले उसकी शादी हुई और वो समनाबाद में किराए के एक छोटे से मकान में रह रहा था। पाशा ने उसे हिदायत की थी कि वो चंद रोज के लिए अपनी बीवी को लेकर इस कोठी में चलाए। पाशा ने मुझे बताया कि वो 9 ब्याता जोड़ा 11 बजे तक कोठी में पहुंच जाएगा। मैंने इन हालात में उसे डिस्टर्ब करने पर माजरत की। उसने कहा, कल दोपहर तक तो सैयदपुर वाले मुहाफिज भी वहां पहुंच जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद उसने कहा, वैदान तुम एक काम करना, वैसे तो मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों और मिलने वालों को फोन करके इस आने की इतला दे दिया, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मिनास बाकर से रब्ता नहीं कर सका। तो वहां से ट्राई करते रहो, अगर फोन लग जाए तो मिनास को अब्बा जी की डेथ के बारे में बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैंने खुलूस से दिल से कहा। हमारे दरमियान रब्ता खत्म हुआ तो मैं ड्राइंग रूम से निकलकर कोठी के दाखिली गेट की जानिब बढ़ गया। सिक्योरिटी गार्ड को यह बताना जरूरी था कि थोड़ी देर बाद वहां 2 अफराद पहुंचने वाले थे। मैं उसे ये हिदायत इंटरकॉम पर भी दे सकता था, लेकिन मैंने बनफ से नफीस वहां जाने का फैसला किया। इस तरह मैं ठंडी फजा में गहरी सांसें लेकर खुद को चाको चौबंद करना चाहता था।
स्ट्रॉन्ग कॉफी के सबब मुझे दीन का एहसास होने लगा। अजील अलावा मैं सिक्योरिटी गार्ड को ये बावर भी करवाना चाहता था कि मैं अभी तक जाग रहा हूँ, ताकि वो अपने फराइज की अंजामदही में कोई कोताही न बरते। उसकी ड्यूटी की ये पहली रात थी और बड़ी हंगामा खेज रात थी। मैंने 5 मिनट तक गार्ड से गपशप की, फिर उसे 9 ब्याता जोड़े की मुतवक्के आमद के बारे में बताया और कहा वो लोग कमोबेश 11 बजे तक आएंगे। इस वक्त मेरी रेस्ट वॉच में 10:30 बजे थे। गार्ड उमरदीन ने पूछा, सर जी वो लोग अपनी गाड़ी में आएंगे ना? पाशा मुझे तहसीन की माली हैसियत के बारे में बता चुका था। समनाबाद के एक छोटे से किराए के मकान में रहने वाले शख्स के पास अपनी गाड़ी की तवक्को करना बेकार ही था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा वो रिक्शा टैक्सी में आएंगे, वैसे ज्यादा इम्कान रिक्शे का है। तुम्हारे शहर में टैक्सियां तो सुरमे की हैसियत रखती हैं, कभी कभार ही कोई टैक्सी आंख में डालने को मिल जाती है, वरना हर तरफ छोटे बड़े साइज के रिक्शा ही टरटराते चकराते दिखाई देते हैं। उसने सादतमंदी से कहा, सर जी मैं फिर भी इंटरकॉम पर पहले आपको उनके बारे में इतला दूंगा, फिर अंदर आने दूंगा। शाबाश। मैंने उसका हौसला बढ़ाने की खातिर कहा, मैं फरीद पाशा से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। वो खुश हो गया। मैं बालाई मंजिल की तरफ जाने वाले जीने पर दबे कदमों सफर करते हुए ऊपर पहुंच गया। सर्कल वाले बेडरूम का दरवाजा बंद था। मैंने बड़े धीमे अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। अगर वो जाग रही होती तो फौरन दरवाजे पर आ जाती। अगर वो ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करती तो फिर उसका एक ही मतलब होता, वो गहरी नींद में है। मैंने ये तरकीब आजमाने के बारे में इसलिए सोचा कि कमरे के अंदर लाइट ऑफ थी। खिड़की की एक जुरी में से मैंने रोशनी का इखराज देख लिया था। मेरी दस्तक के जवाब में कमरे के अंदर मुत्तलक खामोशी रही। सर्कल वाकई बेखबर सो रही थी। लाइट उसने दानिस्ता खुली छोड़ दी होगी ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने में आसानी रहे। वो अगरचे मुझ पर भरोसा करके यहाँ तक चली आई थी, मगर वो जिन हालात से गुजर कर मुझ तक पहुंची थी उनका अवलीन तकाजा यही था कि हर पल हर गाम मोहतात रहा जाए। मैं मुतमईन होकर वापस ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने मिनास बाकर को कराची फोन करने के लिए टेलीफोन सेट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी घंटी बज उठी। दूसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठा के कान से लगाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से बेताबी से पूछा गया, वैदान वापस आ गया? मैंने इस्तफसार करने वाली उस नुस्वानी आवाज को सेकंड के 10वें हिस्से में पहचान लिया। वो आफत की पुड़िया सद्दफ की शोक आवाज थी, जिसमें किसी हद तक तशवीश भी शामिल थी। दर्जनों फोन करने वाली इस इनकलाबी हसीना से मुझे बात करना पड़ी। मैं वैदान ही बात कर रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओ थैंक्स गॉड। उसने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, मैं परेशानी में तुम्हारी आवाज तक पहचान नहीं सकी। मैंने पूछा, सद्दफ तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी लाहक होगी? मुझे पता चला है तुम पहले भी मुतअद्दिद फोन कर चुकी हो। तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है। वो जल्दी से बोली, अब कहीं इधर उधर ना हो जाना, मैं 25-30 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। उसने 25-30 मिनट एहतियातन बताए होंगे, वरना चाइना चौक से गुलबर्ग 3 में आने के लिए उससे कहीं कम वक्त लगता है। मैंने उसके उलझे हुए अंदाज के पेश नजर कहा, अगर मसला क्या है कुछ बताओ तो सही, वहीं आकर बताऊंगी। बात खत्म करते उसने राब्ता मौकूफ कर दिया। मैं हक्का बक्का अपने हाथ में पकड़े हुए बेजान रिसीवर को तकने लगा। मिनास बाकर को फोन करने की इरादा तो मैंने कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। तहसीन और सद्दफ आगे पीछे ही इस कोठी में पहुंचने वाले थे। मैं पहले उनसे निमट लेता, क्योंकि मिनास से गुफ्तगू का सिलसिला तूल भी पकड़ सकता था। मैं शुएब गौरी और उसकी तंजीम CFK के बारे में भी तफसीली मालूमात हासिल करने का इरादा रखता था। लाहौर आते मैं पेदर पे मसाइल में इस कदर उलझा था कि कराची वाले मिशन से मेरा ध्यान वक्ती तौर पर हट गया था। आज रात अगर जाकर गुजारना ही नसीब में रकम था तो फिर इस मामले को देख लेने में कोई कबाहत न थी। जिम ब्राउन केस में गिरफ्तार शुदगान के बारे में मुझे बहुत तशवीश थी। मैंने पौने 11 बजे के बाद एक मरतबा फिर सिक्योरिटी गार्ड को जाकर बताया कि एक और मेहमान लड़की भी वहां पहुंचने वाली है। उससे पूछा, क्या वो भी उन्हीं दो के साथ आएगी? मैंने बताया नहीं, वो उन दोनों से अलग है और अपनी गाड़ी में आएगी। फिर मैंने गार्ड को सद्दफ के हुलिये से आगाह कर दिया। मैं वापस ड्राइंग रूम में आया तो अल्लाह दीता मेरे पास आ गया। पाशा के असिस्टेंट तहसीन और उसकी बीवी की आमद के बारे में मैंने अल्लाह दीता को बताया तो उसने कहा, मैं तहसीन को अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ वो आता रहता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नया है, इसलिए उसे मैंने कते कलामी करते हुए कहा। मैंने गार्ड को उनकी आमद के बारे में हिदायत जारी कर दी है। फिर बताया और वो परेशान सद्दफ बीबी भी यहाँ पहुंचने वाली है। अभी उसका भी फोन आया था। क्या ये लोग रात यहीं गुजारेंगे? उसने पूछा। तहसीन और उसकी बीवी तो चंद रोज तक यहाँ क्याम करेंगे, मैंने बताया, लेकिन सद्दफ से मुतल्लक मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता। उसकी परेशानी सुनने के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। अल्लाह दित्ता ने कहा, तहसीन की शादी को अभी सिर्फ 1 माह हुआ है। वो अपनी बीवी के साथ चंद रोज यहाँ रहेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। मैं एक बेडरूम खोलता हूँ, ये कमरा अमूमन मेहमानों के क्याम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तुम जाकर उस कमरे को सेट कर लो। 9 ब्याता जोड़ा किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। अल्लाह दीता मेरे पास से उठकर चला गया तो मैं सद्दफ के बारे में सोचने लगा। उसे अचानक मुझसे मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? वो सुबह भी तो यहाँ आ सकती थी। यकीनन उसके साथ कोई गड़बड़ थी। अपनी सोच पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। सद्दफ तो बताते खुद एक चलती फिरती गड़बड़ थी, उसके साथ भला क्या गड़बड़ हो सकती थी? उसने सिर्फ दूसरों के लिए मसाइल पैदा करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। टेलीफोन की घंटी ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। मैं सद्दफ के तस्वुर को ज़हन से झटक कर फोन की जानिब मुतवज्जह हुआ और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया।
हेलो के जवाब में जो आवाज मेरी समाज से टकराई, मैंने उसके हामिल को पहचानने में जरा गलती ना की। मिनाज साहब, मैं वहीदान बात कर रहा हूँ, मैंने जोशीले लहजे में कहा। कैसे हो वहीदान? उसने पूछा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने बेसाख्ता कहा, और मैं आपके लिए अपने पास एक बुरी खबर रखता हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको फोन करने ही वाला था। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। फिर मिनाज तशवीशनाक लहजे में बोला, वो बुरी खबर क्या है? पहले आप अच्छी खबर सुनाएं, मैंने इज़रारी लहजे में कहा। बुरी खबर का नंबर बाद में आएगा, वो मसले तमेद अंदाज में बोला। चलो ठीक है, फोन मैंने किया है और जिस मकसद से किया है पहले उसे पूरा करना चाहिए। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा करते हुए बताया, हमने CFK के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कैसी कामयाबी मिनाज साहब? अचानक मेरा दिल कनपटियों में धड़कने लगा। वह फखरिया लहजे में बोला, हमने कल रात सऊद पर यलगार की थी, जिसके नतीजे में बहुत सारा नाजायज असला और मुनशियात की भारी मिकदार हत्थे चढ़ी है। लेकिन अफसोस के वहाँ का कायम मुकाम कबीर शाह फरार होने में कामयाब हो गया। ये तो बहुत ही सनसनीखेज खबर है मिनाज साहब, मैंने खुश होते हुए कहा। जरा तफसील से बताएं। मिनाज बकर ने बताया कि गुज़िश्ता रात 1:30 और 2 बजे के दरमियान पुलिस ने सऊद पर छापा मारकर कार्रवाई की थी। मिनाज के दोस्त DSP खुर्शीद शाह ने इस सिलसिले में खासी सरगर्मी दिखाई थी। जिम ब्राउन वाले केस में दहशतगर्द नजीबुल्लाह और सिराज अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तहवील में जा चुके थे। पुलिस ने स्पेशल तफ्तीश के दौरान में उनसे काफी कुछ उगलवा लिया। नजीब और सिराज का ताल्लुक साउथ से था और उनके इकरारी बयान के मुताबिक यूरोपीय सफीर जिम ब्राउन के कत्ल की साजिश का सरगुना कबीर शाह नामी एक शख्स था, जो डिफेंस फेज 1 के एक बंगले में रहता था। मैं मिनाज बाकर को बता चुका था कि शोएब गौरी का डिफेंस वाला ठिकाना सऊद के नाम से मौसूम है। गिरफ्तार शुदगान ने उसी ठिकाने की निशानदेही की थी। अजीं अलावा चना, मकई फरोख्त, बच्चा, बख्त वाहिद, उसका ताकुब करने वाला इमदाद अली भी नजीब के खिलाफ बयान दे चुके थे। उन्होंने शायर फैसल वाला ड्रामा नजीब की हिदायत पर एक भारी रकम के लालच में किया ताकि जिम ब्राउन को घेर कर शिकार किया जा सके। ताम साजिश का ये हिस्सा बख्त वाहिद इमदाद अली से पोशीदा रखा गया था। उन दोनों का किरदार बहुत मामूली नोयत का था। मिनाज बाकर की बात खत्म हुई तो मैंने कहा, अगर ये छापा हमारी कामयाबी ही में शुमार होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हम शोएब गौरी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएंगे, उसने वलवला अंगेज लहजे में कहा। शोएब गौरी हमारा खुसूसी टारगेट है। सऊद पर जो कुछ भी हुआ वो पुलिस वालों की एक मामूली कार्रवाई थी। यूरोपीय सफीर के कत्ल की साजिश में शरीक 2 अहम अफराद हमारे हत्थे चढ़ गए और हमने उनसे हासिल शुदा मालूमात के बल पर सऊद को निशाना बनाया। शोएब गौरी को भूल कर भी ये ख्याल नहीं आ सकेगा कि इस मिशन में हमारा कोई भी हाथ था, यानी वहीदान का कोई हाथ। मैंने पूछा, क्या इस मिशन में पुलिस के अलावा आपका कोई बंदा भी शामिल था? सिर्फ 2 अफराद, उसने जवाब दिया, शहजाद अली और अमजद। शहजाद ने पुलिस की बहुत मदद की, उसके ताउन के बगैर बंगले की अंदरूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकती थी। मुख्तलिफ नौइयत की जितनी मुनशियात और असला पुलिस के हत्थे चढ़ा है, वो उन लोगों के खिलाफ केस को बहुत मजबूत बना देगा। दहशतगर्दी, नाजायज असले की जखीरा अंदोजी और खतरनाक मुनशियात का अस्ताक कोई कम संगीन जराइम नहीं है। फिर जिम ब्राउन के तफैल हुकूमत पाकिस्तान भी इस मामले में मुलव्वस हो गई है, वो लोग बच नहीं सकेंगे। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं मिनाज साहब? मैंने इस्तफसार किया। कबीर शाह तो साफ बच निकला, शोएब गौरी अभी टच में नहीं आया। नजीब और सुराज ने कबीर शाह तक रहनुमाई कर दी। मिनाज ने कहा, वहीदान तुम पुलिस वालों को जानते हो, ये खाल के बाल और बाल की खाल निकालना खूब जानते हैं। कबीर शाह वक्ती तौर पर फरार हुआ है, पुलिस बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगी। खास तौर पर हुकूमती दबाव के जेर असर ये लोग बहुत फाल हो जाते हैं। नजीब और सुराज तो पुलिस की तहवील में आ ही चुकी हैं। साउथ वाले ऑपरेशन में कबीर शाह के 3 मजीद साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। साबर अली, वहीद खान और मंजूर इलाही नामी ये 3 बंदे भी बहुत इंकशाफात करेंगे। जल्द या बदेर पुलिस कबीर शाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। और कबीर शाह के बाद नाम आता है शोएब गौरी का। उस यहूदी नवाज शरपसंद शख्स का बहुत बुरा वक्त शुरू हो चुका है। वहीदान तुम मेरी बात ये नोट कर लो। एक छोटी सी कामयाबी के बायस मिनाज बाकर खासा जज्बाती हो रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कबीर शाह और शोएब के दरमियान सैकड़ों मील का फासला हायल था। कबीर शाह की हैसियत CFK में लगभग इम्तियाज अली के बराबर थी। इम्तियाज को शोएब गौरी ने जिस तरह सफ़े हस्ती से मिटाया था, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता था। शोएब जैसे शकील कल्ब बास टाइप लोग अपनी बका के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, चाहे वो उनका करीबी ही क्यों ना रहा हो। शोएब के एक इशारे पर मेरे बेहतरीन साथी अलमनाक मौत के घाट उतार दिए गए थे। मैं इम्तियाज अली, मीर बख्श और रूबी की जुदाई को कभी भूल नहीं सकता था। मैंने मिनाज बाकर की खुशी में शामिल होते हुए कहा, जनाब ये हमारा पहला कदम था। CFK के खिलाफ आइंदा कोई चाल चलने के लिए हमें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। वो जोश भरे लहजे में बोला, वहीदान मेरा अब टारगेट ईस्ट होगा। हिल पार्क के नजदीक वाकई शोएब के उस ठिकाने से मुमकिन है हमें मुफीद एशिया और सबूत हासिल हो जाएं। तुमने उस ठिकाने के कायम मुकाम का नाम सुराजुद्दीन बताया था ना? मुझे 1-2 मरतबा ईस्ट जाने का इत्तफाक हुआ है। मैंने कहा, वहाँ के करता धरता का नाम सिराजुद्दीन है। शोएब गौरी ने कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में इसी नाम से एक अड्डा बना रखा है। साउथ के कायम मुकाम कबीर शाह को आपने फरार होने पर मजबूर कर दिया।
ईस्ट का निजाम सिराजुद्दीन के हाथ में है। लापता जहांगीर की जबानी मलेर के बास का नाम सलीम वासी मालूम हुआ है। सेंट्रल और वेस्ट से अभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा। वैसे हर ठिकाने का स्टाफ अलग है और वो लोग बवक्ते जरूरत ही एक दूसरे से राब्ता करते हैं। इन पांचों बासिस का बिग बास शुएब गोरी एक कमांडर की हैसियत से CFK का निजाम चलाता है। उसका असल ठिकाना कहाँ है इस बारे में कोई नहीं जानता। वो बेहाल कहीं भी पहुंचकर अहकामात सादर करता है। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर जरा तवक्कुफ किया, फिर मिनास बाकर से पूछा, आपने मुफीद एशिया और सबूत का जिक्र किया है, इससे आपकी क्या मुराद है? उसने कहा, वहीदान ये बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो कि शुएब गोरी एक दहशतगर्द तंजीम का बिग बास है। इस दुनिया में हर बिग बास किसी अपने बड़े से बड़े बास का आलाकार होता है। शुएब भी यहूदी लाबी के इशारों पर नाच रहा है। यहूदी लाबी पाकिस्तान को दहशतगर्द नंबर 1 मुल्क साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तुमने ही मुझे बताया था कि यहूदी नस्ल बरतानवी बिजनेसमैन मिस्टर नील आर्मर के शुएब से दोस्ताना मरासम है। मैं शुएब के ठिकानों से कुछ ऐसे सबूत हासिल करना चाहता हूँ जिनकी बिना पर उसे यहूदी लाबी का आलाकार साबित किया जा सके। अब तो तुम मेरी बात समझ गए हो ना? अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। उसी वक्त अल्लाह दिता मेरे पास आ गया। मुझे फोन पर मसरूफ देखकर वो एक तरफ खामोश खड़ा हो गया। मैंने मिनाज साहब से 1 मिनट होल्ड करने को कहा, फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर अल्लाह दिता की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने कहा, जनाब सदफ बीबी आ गई हैं। ठीक है, उसे किसी दूसरे कमरे में आराम से बिठाओ। मैंने कहा, मैं फोन से फारिग होने के बाद खुद उससे मिलूंगा। अगर सदफ फौरी तौर पर मेरे पास आ जाती तो मिनास बाकर से काम की कोई बात नहीं कर पा सकता था। वैसे भी मैं CFK से मुतल्लक कोई भी मामला सदफ के सामने डिस्कस नहीं करना चाहता था। वो तो जसूस की बारी पहले ही मेरी जान का अजाब बनी हुई थी। अल्लाह दिता जाने लगा तो मैंने उसे मजीद हदायत दी, अगर इसी दौरान में पाशा साहब का असिस्टेंट तहसीन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ यहाँ पहुंच जाए तो उसे सीधा इसी कमरे में ले जाना जो तुमने उन दोनों के लिए मुंतखब किया है। मैं इस वक्त फोन पर नहायत ही अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ से फारिग होने के बाद मैं किसी से मिल सकूंगा, लिहाजा मुझे ख्वाह मुखार डिस्टर्ब ना किया जाए। अल्लाह दिता फरमा बरदारी से गर्दन झुकाकर ड्राइंग रूम से निकल गया। मैंने माउथपीस से हाथ हटाया और कहा, जी मिनाज साहब, मैंने तो तुम्हें अपने फोन करने का मकसद तफसीलन बता दिया है। अब तुम भी बता दो तुम्हारे पास मेरे लिए कौन सी बुरी खबर है। बुरी खबर आखिर बुरी शय ही होती है और उसे सुनाना नागजीर है। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मिनास बाकर को उसके दोस्त फरीद पाशा के वालिद के इंतकाल की खबर सुना दी। ओह, एक अफसोसनाक आवाज मेरी समा से टकराई। ये कब हुआ? मैंने बताया, आज ही कोई 2-3 घंटे पहले की बात है। कमाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ है। फरीद 7 बजे सैयदपुर रवाना हो गया था अपनी बेगम के साथ। फैजान, तुम्हें भी जाना चाहिए था, मिनास ने गंभीर आवाज में कहा। मैंने कहा, मैं सुबह सैयदपुर रवाना हो जाऊंगा। दरअसल जिस वक्त फरीद को यह अंदोनाक इतला मिली कि कमाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ है, मैं कोठी में मौजूद नहीं था। फरीद एक हार्ट स्पेशलिस्ट को अपने साथ फौरन सैयदपुर लेकर रवाना हो गया। मैं 9 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। 10 बजे पाशा ने फोन पर मुझे बताया कि कमाल पाशा दिल के दौरे में चल बसा। फरीद ने आपको इतला देने के लिए ट्राई किया मगर आपसे राब्ता नहीं हो सका। फिर उसने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं आपको फोन करके इस साने से आगाह कर दूं। मिनास बाकर ने कहा, बड़े पाशा को पहले भी 2 अटैक हो चुके हैं। वो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रियाज के जेरे इलाज था। फरीद ने बहुत कोशिश की कि उसका बाप लाहौर शिफ्ट हो जाए ताकि मुनासिब अंदाज में उसकी देखभाल की जा सके, लेकिन कमाल पाशा ने दिल की बीमारी को कभी संजीदगी से नहीं लिया और परहेज के मामले में भी वो खासा बेपरवाह वाक़ हुआ था। तीसरे अटैक ने उसकी जान ले ली। फरीद इस मरतबा भी डॉक्टर रियाजी को अपने साथ लेकर गया था। मैंने कहा, फैजान, मौत बड़ी सफाक और जालिम हकीकत का नाम है। मिनास ने गंभीर आवाज में कहा, इसे सिर्फ एक छोटा मोटा बहाना चाहिए होता है और ये बहाना ढूंढने में ये हकीकत बड़ी मशाक और तजरीबेकार है। बहरहाल वो एक तवील बूझल सांस खारिज करने के बाद भर्राई हुई आवाज में बोला, कमाल पाशा की मौत का मुझे बहुत दुख है। क्या आप बड़े पाशा साहब के जनाजे में शिरकत के लिए सैयदपुर आएंगे? मैंने पूछा। उसने कहा, आना तो चाहिए। बहरहाल मैं भी फरीद से राब्ता करके ताज़ियत करता हूँ। अगर आप वहाँ आए तो फिर मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा। मिनास बोला, इस मुलाकात का इन्हिसार तजहीदो तकफीन के प्रोग्राम पर है। मैं फरीद से तफसीली जब तक बात ना कर लूँ हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। तुम तो जानते हो कराची से सैयदपुर 12 लाहौर और फिर सैयदपुर से कराची 12 लाहौर आमदोरफ्त के लिए 2 दिन दरकार हैं। जुमे का दिन इस वक्त इख्तिताम पजीर है। कल हफ्ता है। मैं अगर कल भी कराची से रवाना हूँ तो एतवार शाम से पहले वापस अपने घर नहीं पहुँच सकता और एतवार को मेरी बेटी शबाना की रुखसती है, यानी परसों। शबाना की शादी वाली बात मेरे जहन से निकल गई थी। वाकई ये तो बहुत ही अहम मामला था। इस शादी में शिरकत के लिए नबी सर से काजी सुल्तान की बेटी ममताज भी मिनास बाकर के घर पहुंची थी और इसी शादी की शॉपिंग के दौरान में ममताज और साहिल को मियां जाहिद हुसैन के गन बरदार गुंडों ने अगवा किया था। अज़ां ममताज को तो उमरकोट से बरामद कर लिया गया, लेकिन मेरी साहिल जो मेरा साहिल भी थी हनूज मुझसे दूर थी। मैं मुतमईन था कि उसका आता पता मुझे मालूम हो गया था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं अपनी मोहब्बत को चौधरी नवाजिश अली के बेरहम चुंगल से बहुत जल्द आज़ाद करा लूंगा। मैं कल सैयदपुर में होता
और रखा वाली सैयदपुर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं फौरन से पेशतर रखा वाली पहुंचकर वहां के शैतान सिर्फ ताकम चौधरी नवाज़ अली की मिजाज पुरसी कर सकता था। इससे पहले कि मैं साहिल की याद में आगे बढ़ता, एयरपीस में मिनास बाकर की आवाज सुनाई थी। वहीदान, तुम तो जानते हो बेटियों के मामलात कितने नाजुक होते हैं, और इस सिलसिले में तो पहले ही मुमताज और साहिल के अगवा वाला अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है। मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं। मेरा मुसलसल कराची में रहना जरूरी है, और अब तो शुएब होरी जैसे बदनामे जमाना शरीफ बदमाश से ठन गई है। मेरा ख्याल है आप फोन पर ही फरीद पाशा से भरपूर ताज़ियत कर लें, वो आपकी मजबूरी को समझ जाएगा। शबाना साहिल और मुमताज वाला वाकया उसे पोशीदा नहीं। मैंने हालात के तकाजों के मुताबिक उसे मशवरा दिया। वही गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो वहीदान, शायद किस्मत को यही मंजूर है। मैं पाशा की गमी में और वो मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकता। हमें अपनी दिली जज्बात की इज़हार के लिए टेलीफोन ही को वसीला बनाना पड़ेगा। मजबूरी में ये सब करना और सहना पड़ेगा। मिनास साहब, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। वो मौजूद गुफ्तगू बदलते हुए बोला, मैंने तुम्हें फरीद पाशा के पास भेजकर कोई गलती तो नहीं की। मेरा मतलब है वो तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो सकता है या नहीं। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मिनास साहब, आपने मुझे बिल्कुल ठीक बंदे के पास भेजा है। मुझे उम्मीद है मैं फरीद पाशा के ताउन से पहले जल्द साहिल को हासिल कर लूंगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे वहीदान। वो खुलूसे दिल से बोला, मैं तुम्हें बहुत जल्द कराची में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में जो मजा आएगा वो अकेले में या पुलिस के संग कहाँ। मैंने कहा, यह तो एक इत्तफाक है कि कमाल पाशा का इंतकाल हो गया। वजूरत दीगर फरीद के छोटे भाई नवीद को आज यहाँ आना था, और मैं सुबह उसके साथ सैयदपुर रवाना हो जाता। मैं अपने मिशन में लेट नहीं हूँ। और मैंने जुमला अधूरा छोड़कर जरा तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए कहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ नहायत ही मसरूफ और बरसरे पैकार रहा हूँ। फिर मैंने मिनास बाकर को अपनी अब तक की लाहौरी मसरूफियात के बारे में आगाह किया। सिकंदर लाला बशीर, MPA, DSP औरंगजेब खान, नादिया सद्दफ, फरीद पाशा की बीवी नाइला के अगवा का वाक़या और तहखाने के अंदर बाहर पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात को सुनकर वो हैरत ज़दा रह गया और तशवीशनाक लहजे में बोला, वहीदान, तुम जहाँ भी जाते हो अपने साथ हंगामों का मेला लगा लेते हो। नाइला वाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। शुक्र है तुम्हारी वजह से राना अजमत अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। बहरहाल सबसे ज्यादा दिलचस्प किरदार सद्दफ और नकली वहीदान का है। उनका जिक्र सनसनीखेज और हैरत अंगेज है। मैंने कहा, नकली वहीदान और उसकी फैलाई हुई शर अंगेजियों से तो मैं किसी न किसी तौर निमट ही लूंगा, लेकिन सद्दफ वाला मामला खासा टेढ़ा है। वो इस वक्त भी यहाँ आई बैठी है। वो तुमसे क्या चाहती है? मिनास ने संजीदगी से पूछा। वो मुझसे कुछ नहीं चाहती बल्कि मेरे तवस से चाहती है। मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ तफसील बताओ। मैंने झुंझलाहट भरे अंदाज में कहा, वो चाहती है मैं कुछ वक्त निकाल कर उसे मार्शल आर्ट्स की चीनी टेक्निक सिखाऊं। वो चाहती है मेरे साथ फिल्म स्टूडियोज जाकर फिल्मों की शूटिंग देखे और फरीद पाशा के गांव सैयदपुर जाकर फितरी जिंदगी का मुशाहिदा करे। ये उसकी सब वो चाहते हैं जो अब तक मेरे इल्म में आई हैं। ताज़ा तरीन वो कौन सा मंसूबा अपने साथ लाई है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो बड़े हंगामी अंदाज में यहाँ पहुंची है। मैंने सद्दफ के रवैये से सिर्फ एक बात अखज़ की है। मिनास बाकर ने कहा, वो हर हाल में तुम्हारे करीब रहना चाहती है, और कोई लड़की ऐसा कब और क्यों चाहती है उसकी तफसील में जाना जरूरी नहीं। माशाल्लाह, तुम खासे समझदार हो। हमारे दरमियान सद्दफ के बारे में थोड़ी देर गुफ्तगू होती रही। मैंने मिनास बाकर को बताया कि वो एक मसरूफ सनतकार सरमद बुखारी की बेटी है। सरमद बुखारी जूता सादी की सनत से वाबस्ता है। उसकी रिहाइश डिफेंस सोसाइटी के एक ऐसे बंगले में है जो साउथ के बहुत करीब वाक़ है। मिनास बाकर सरमद बुखारी से बखूबी वाकिफ था। कुछ अर्सा पहले उसने अपने अखबार में सरमद बुखारी की फैक्ट्री का एक सप्लीमेंट शाया किया था। अल्लाह दीता ने मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक असिस्टेंट तहसीन और उसकी बीवी को उनके लिए खोले गए बेडरूम में पहुंचा दिया। तहसीन की बीवी का नाम नाहिद मालूम हुआ। मैंने उसी बेडरूम में जाकर उनसे सरसरी मुलाकात की। सरसरी इसलिए कि वो एक नौब्याता जोड़ा था और रात लगभग आधी बीत चुकी थी। सद्दफ खासी तैयारी से मुझसे मिलने आई थी। चुस्त ब्लू जीन्स पर उसने लूज हाई नेक स्वेटर पहन रखा था। सद्दफ का बड़ा बड़ा जिस्म पिस्ता कामती पर सरबस्ता क़यामत ढाता था। वो अपने सरापा में शायराना महबूबियत का पूरा सामान रखती थी। वो दम भर ना ठहरे दिल में ना आंखों में एक पल, इतने से कद पर भी क़यामत शरीरों की जीती जागती मिसाल थी। सफरी बैग की हमराई ने उसके अज़ाइम को मेरे देहन में और भी पुख्ता कर दिया। वो मेरे इशारे पर एक सोफे पर बैठ चुकी तो बोली। उसके लहजे में शिकायत का अंतर नुमाया था। तुम्हें बड़ी फुर्सत से फुर्सत मिली है वहीदान। क्या लाहौर वाले अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? मैं उसकी चोट को बखूबी समझ रहा था। इब्तिदा में मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक लाहौर ही से है। यह बात कोई इतनी ज्यादा गलत भी नहीं थी। तमाम पेश आमदा हालात की रोशनी में उसका शुमार गलत बयानी के जमरे में आता था। मैंने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा, सॉरी सद्दफ, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। बहरहाल बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? मुझे पता चला है तुमने पहले भी इस कोठी पर मुतअद्दिद फोन किए थे। तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया गया। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी वजह से खासी परेशान थी। तुमने शाम में मुझे फोन करना था। हम रेस कोर्स पार्क में मिलने वाले थे। चलो अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई। मैंने सादा लहजे में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे फोन पर बात की और अब अपनी आंखों से मुझे जिंदा सलामत देख रही हो। वो मेरी वजाहत को नजरअंदाज करते हुए बोली, तुमने शाम में मुझे रिंग क्यों नहीं किया?
एक मसले में फंस गया था। मैंने गोल मोल जवाब दिया। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए उनकारा भरा और बोली, मुझे पता चला है तुम सुबह सैयदपुर जा रहे हो। पाशा अंकल के गाँव। पाशा साहब के वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और वो अपनी बीवी के साथ यहाँ से जा चुके हैं। मैंने संजीदगी से कहा, अगर मैं सैयदपुर जाने वाला हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो अपने सफरी बैग को थपथपाते हुए बोली। मैंने बरहमी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कह सकती हो। वो बेपरवाही से कंधे उचका कर बोली, सब लोग ऐसा ही समझते हैं, तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हारे रवैये और अमल को देखकर लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तुम क्यों करती हो पागलपन? मैंने क्या किया है? उसकी शोखी को अचानक मासूमियत ने अपने आंचल में छुपा लिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं कि तुम्हारे फाइनल इम्तिहानात सर पर खड़े हैं और तुम्हें सैरो तफरीह की सूझ रही है, और वो भी एक ऐसे मेजबान के पास जिसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ था। और मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से पूछ बैठी, और क्या वजदान? और ये कि हार्ट अटैक को कामयाबी मिल गई। मैं अपने लहजे की बूझलपन को छुपा ना सका। ओह वेरी सैड। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, फैजान, मुझे पाशा अंकल के वालिद की डेथ के बारे में कुछ पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मुझे इस अंदाज में बात नहीं करना चाहिए थी। अगेन सॉरी। मैं उसकी सॉरी के जवाब में कुछ ना कह सका और खामोश नजर से उसके सफरी बैग को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, वहीदान, तुम सुबह सैयदपुर तो जा रहे हो ना? यकीनन जाऊंगा। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। वो यकदम संजीदा हो चुकी थी और गंभीर आवाज में बोली, मैं तुम्हारे साथ सैयदपुर जाने का प्रोग्राम बनाकर यहाँ आई थी। वाकई मेरा इरादा सैरो तफरी का था, लेकिन मातमी फजा में किसी तफरी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं ताज़ियत की गर्ज से तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ही कहने को रुक कर उसने सवालिया नजर से मुझे देखा और बोली, मैंने सैयदपुर रवानगी के सिलसिले में पापा से भी बात कर ली थी और मामू को भी आमादा कर लिया। मैं तो मामू के घर से पूरी तैयारी के साथ यहाँ ही हूँ वहीदान। उसकी इंकिशाफ अंगेज इतला ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुमने अपने पापा सरमद बुखारी से क्या कहा है? मैं पापा से कोई बात नहीं छुपाती। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैंने उन्हें बताया कि इत्तफाक से क्लास फेलो मुझे यहाँ मिल गया है। वो 2 दिन के लिए सैयदपुर नामी एक नवाई गाँव जा रहा है। मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। पापा मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और मुझ पर अंधा एतमाद भी करते हैं। उन्होंने बखुशी मुझे इजाजत दे दी। अज़ाबाद मामू को मनाना चंदा मुश्किल साबित नहीं हुआ। नादिया जैसी लड़की मेरी सपोर्टर थी, नाकामयाबी कैसे होती वहीदान? बात खत्म करके उसने फखरिया अंदाज से मुझे देखा। मैंने नीम तंदिया अंदाज में कहा, सद्दफ, एक तरफ तुम्हारा दावा है तुम अपने पापा से कुछ नहीं छुपाती हो और दूसरी जानिब तुम उनसे गलत बयानी करती हो। ये किस किस्म की मोहब्बत है और एतमाद है? वो हैरत से पलकें झपका कर बोली, मैंने कौन सी गलत बयानी की है? क्या ये द्रोह गोई नहीं कि तुमने मुझे अपने एक क्लास फेलो की हैसियत से गायबाना तौर पर सरमद बुखारी से मुतारफ करवाया है? मैंने तुर्श लहजे में कहा, यकीनन तुमने मेरा नाम वजी बताया होगा। इससे पहले तुम अपने डीएसपी मामू औरंगजेब खान से भी कुछ इसी किस्म का मेरा तारुफ करवा चुकी हो। वो चलने में टटोलने वाले अंदाज में मुझे देखती रही, फिर गहरी संजीदगी से बोली, वहीदान, अगर तुम दोस्ताना फजा में मुझसे ये सवाल कर रहे हो तो मेरा जवाब होगा, यार ऐसी छोटी मोटी चीटिंग तो चलती है। मेरी इस गलत बयानी से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चीटिंग छोटी हो या बड़ी, बहरहाल ये बेईमानी ही कहलाएगी। इसका मतलब है तुम दोस्ताना फजा कायम नहीं करना चाहते। मैंने तो तुमसे दुश्मनों वाली कोई बात नहीं की सद्दफ। वो खफकी से बोली, और दोस्तों वाली बात भी ना करने की कसम खा रखी है तुमने। ये तुम्हारा पागलपन है। मैंने चिढ़ कर कहा, तुम हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो। वो बेइख्तियार खंस पड़ी। इट्स ओके। सद्दफ की हंसी बड़ी दिल अवेज सी, खंवार मोतियों जैसे दांत जब जलवा फरोज हुए तो यूं महसूस हुआ उसके दाने से नूर फूट पड़ा हो। उसकी शबनमी हंसी में बड़ी मिठास और ठंडक थी। वो बिखरे हुए हवास और तने हुए आसाब को बड़ी शांति से समेट लेती थी। मैंने अपने एहसासात में नुमाया तब्दीली महसूस की। इस वक्त मैं जिस नोयत के कशीदा हालात से गुजर रहा था उन्होंने मुझे खासा चौकन्ना और इसरारी बना दिया था। ऐसे में सद्दफ की मुतरन्नम खंसी ने मुझे बहुत सुख पहुंचाया। मैंने कहा, सद्दफ, मुझे अच्छी तरह यह अंदाजा हो चुका है कि तुम कितनी मेहनती हो, किस कावज से तुमने वजी के अंदर वहीदान बरामद किया है। लेकिन मैं तुमसे यही दरख्वास्त करूंगा कि तुम जिधर से आई हो उधर वापस चली जाओ। तुम ख्वाह मुखा अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं इस वक्त कितने संगीन हालात से गुजर रहा हूँ। मौत मेरे हम रुकाब है और किसी भी वक्त इस कोठी पर जबरदस्त हमला हो सकता है। तुम अपनी जान को जानते बूझते क्यों खलाकत में डाल रही हो? हाउ इंटरेस्टिंग। वो सनसनीखेज लहजे में बोली, क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिल है, क्या एडवेंचर है। मैं ऐसी ही किसी सूरत की तो तलाश में थी। फिर कदरे संजीदा होते हुए उसने पूछा, भाई दावे वहीदान, तुम मुझे अपने मौजूदा हालात के बारे में थोड़ा ब्रीफ करोगे? सिर्फ ब्रीफ ही नहीं बल्कि पूरा ब्रीफ केस तुम्हारी नजर करने को तैयार हूँ। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। इस इनकार में ये तासर आया था कि तुम नहीं सुधरोगी सद्दफ। तुम्हारा इलाज सिर्फ यही है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए।